जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी सभी पिछली शिफ्ट पर आधारित हैं। तो मैं कहूंगा इन सभी क्वेश्चंस की अगर बात करें, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ेंगे। तो अपने एग्जाम से पहले अगर आपने एंट्री कर दी है तो मैं कहूंगा ये सभी सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करके अपने एग्जाम को देने जाइएगा। मेरा मानना है कि आपकी फतेह होगी, यानी कि आपकी जीत होगी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज थोड़ा सा खास दिन है मेरे लिए। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो अगर आप मुझे विश करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल है साथियों, क्लास को अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हिम तेंदुए का घर यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है। तो ये तो कहां पर है, ये तो साथियों लद्दाख में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। यानी कि कौन सी योजना के तहत गरीब लोगों को आवास दिया जाता है। समग्र शिक्षा, तो ये तो शिक्षा से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये भी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी नहीं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान दिया जाता है, एक आवास दिया जाता है। तो इसका जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन से वो विदेश यात्री थे जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यानी कि भारत की यात्रा किन्होंने की थी जब भारत के ऊपर साथियों जहांगीर का शासन चल रहा था। ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जब जहांगीर का शासन चल रहा था साथियों, उस समय भारत की यात्रा पर फ्रांसिस्को पेलेट आए थे। कौन आए थे साथियों? फ्रांसिस्को पेलेट आए थे। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब दिया गया, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। तो जहांगीर की अगर बात करें, ये कौन थे साथियों? अकबर के ही तो पुत्र थे। इनका बचपन का नाम सलीम भी था और ये इनको जहांगीर का खिताब दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, जिसका मतलब होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। मुझे बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरंदर की संधि आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा ही किलों को हस्तांतरित किया था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अष्टप्रधान का गठन जो किया गया था ना, ये किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो ये तो साथियों शिवाजी के द्वारा किया गया था। ये तो सवाल कई बार मैं आपको करवा चुका हूं और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो अष्टप्रधान का गठन साथियों शिवाजी के द्वारा किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए, रायसीना हिल कहां पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। नहीं, ये श्रीनगर में स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो मैं कहूंगा रायसीना हिल की अगर बात करते हैं तो यह तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है। तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली जो है ना साथियों, जॉर्डन नदी घाटी की जो एक तरीके से है ना, यही सबसे विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अनुच्छेद 5 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा हुआ है साथियों, मुझे बताइए। क्या यह संविधान के अंत पर नागरिकता के संबंध में है? मैं कहूंगा नहीं। संविधान के बारे में इसमें लिखा हुआ है, या नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, या संविधान के प्रारंभ पर नागरिकों के संबंध से यह संबंधित है? मैं कहूंगा देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 की, तो अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों 11 ये नागरिकता से संबंधित बातचीत इसमें कही गई है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध की बात कहता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आप लोग साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट साथियों रीजनिंग के सवाल करवाऊंगा। कौन से सवाल? रीजनिंग के सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और एक तरीके से टॉप लेवल के साथियों, मैं सिर्फ देखिए बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन लाया हूं, मैं सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूं। और ये 10 क्वेश्चन की अगर बात करें, पूरी रीजनिंग के सबसे खास टॉपिक हैं, सबसे खास टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? अगर आपसे साथियों ये पूछा जाए तो 69वां संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि
भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। तो जो एकल नागरिकता है ना साथियों, ये किस देश के संविधान से एक तरीके से है, तो मैं कहूंगा ये तो इंग्लैंड से है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, तो एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है, यानी कि भाई नागरिकता किसको दी जानी चाहिए या इससे संबंधित जो नियम होते हैं वो कौन बनाता है, तो ये काम संसद का होता है। कानून से संबंधित नियम है, कुछ भी साथियों है, तो इसका अधिकार होता है, मैं कहूंगा संसद का अधिकार होता है इसका। अगला सवाल है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने कब या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ये क्या आपका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए, जिसने भी 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, ये इस डेट को या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय यानी कि भारत का उन्हें नागरिक समझा जाएगा। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। अगर पहला पूछा जाता ना तो आप राष्ट्रपति बता देते, लेकिन दूसरे की अगर बात करें तो साथियों उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये तो साथियों अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं, आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। तो भारत के उपराष्ट्रपति को, देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था, मुझे बताइए। तो आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था, 2012 में किया गया था। कब किया गया था साथियों, 2012 में ही आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये आपसे यहां पर पूछा जाए। क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए साथियों। 80% चांसेस है साथियों इस सवाल के आपके एग्जाम में आने के, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को आपको देखना है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो पहला राजकीय भाषा आयोग था, इसका गठन कब किया गया था, तो मैं कहूंगा 1955 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। देखिए, अब यहां पर आपको बताना है, जिसे यहां पर एक खाली जगह है, आपको बताना है कि जिसे 1 महीने में 1 घंटे का काम नहीं मिलता उसे अर्थशास्त्री बेरोजगार मानते हैं, ये जिसे 1 सप्ताह में 1 घंटे का काम नहीं मिलता उसे, ये जिसे 1 दिन में 1 घंटे का काम नहीं मिलता उसे अर्थशास्त्री लोग बेरोजगार मानते हैं, या आधा दिन में। तो मैं कहूंगा साथियों क्या आपका सही जवाब होगा, आधा दिन, यानी कि अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार मानते हैं जिसे आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है साथियों, देखिए और मुझे बताइए किससे संबंधित है। देखिए, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित है, यानी कि जो छुपी बेरोजगारी होती है एक तरीके से, ठीक है, वो कृषि क्षेत्र में भी होती है और ग्रामीण क्षेत्र में होती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में और विनिर्माण क्षेत्र में ना के बराबर यानी कि नहीं है कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये 1 और 2 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप साथियों कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये समझ लीजिए अगर 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, जीएस के आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साथियों 6 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के साथियों आ रहे हैं। तो इसके लिए एक पीडीएफ भी आपके लिए साथियों तैयार की गई। आपको पता होगा कि जनवरी से, कब से साथियों, जनवरी से अगस्त तक की वो पीडीएफ है, ठीक है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों वहां लिंक है। चलिए
अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो किसने किया है? इनका नाम है संदीप पौंड्रिक और इन्होंने ही इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है? तो किसने किया है साथियों? मैं कहूंगा बिहार सरकार के द्वारा ही मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया गया है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो किसकी बात चल रही है? इजराइल की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका ने इजराइल देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो किसने किया है साथियों? जाम्बिया किया गया है, यानी कि भारत और जाम्बिया ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो ये तो पश्चिम बंगाल के साथियों मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो अब आपके साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? आपके साथियों आपके सामने से अब रीजनिंग के क्वेश्चन गुजरेंगे। कौन से क्वेश्चन गुजरेंगे? रीजनिंग के क्वेश्चन गुजरेंगे। तो बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे कि आपके सामने साथियों एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा कि 12 है, फिर 3 है, उसके बाद 24 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 36 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, तो उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा? ये चीज आपसे यहां पर जो है ना तो साथियों क्या की जा रही, वो आपसे पूछी जा रही। तो कैसे सवाल होगा? देखिए ये 12 से 24 हुआ है, 24 से 36 हुआ, यानी कि 12 बढ़ाया गया, फिर 12 बढ़ाया गया, तो यहां पर क्या मेरे हिसाब से 12 बढ़ाया जाना चाहिए। ये साथियों 3 से 6 हुआ है, फिर 3 बढ़ाया गया है, तो यहां पर अगर ये आपसे पूछा जाता तो आप 12 बताते, लेकिन इसमें सबसे 12 हो रहा है साथियों, तो यहां पर 48 आ जाएगा। और 48 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक छायांकित छाया चित्र की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है एक व्यक्ति से, क्या एक महिला कह रही है एक व्यक्ति से, वो क्या कह रही है? महिला कह रही कि वह तुम्हारे भाई का, मान लीजिए ये वही व्यक्ति है, क्या ये वही व्यक्ति है जिससे महिला कह रही? ये कौन है? ये महिला है। महिला कह रही है इस व्यक्ति से, कह रहे कि वह तुम्हारे भाई का, यानी कि तुम्हारा भाई, तो ये तुम्हारा भाई हो गया, ठीक है ना। वह तुम्हारे भाई के दादा, अब इस भाई के दादा कौन होंगे? एक तो इसके पिताजी होंगे और इनके पिताजी होंगे, वही तो साथियों दादा होंगे। तो कहने के तुम्हारे भाई के दादाजी के इकलौते पुत्र। अच्छा भाई इकलौता पुत्र तो यही होगा, इकलौता पुत्र तो यही होगा ना। इकलौते पुत्र की पत्नी, क्या इकलौते पुत्र की पत्नी है, ठीक है, यानी कि वहां तुम्हारे भाई के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो छायाचित्र में प्रदर्शित महिला इस व्यक्ति से क्या कैसे संबंधित होगी, यानी कि ये व्यक्ति इनको क्या कहेगा? ये व्यक्ति इनको क्या कहेगा साथियों? देखिए ये इनके पिताजी हैं, ये भी इनके पिताजी, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो जब ये इनकी पत्नी हो जाएंगी तो मैं कहूंगा ये मां तो होंगी, इसकी भी और इसकी भी। तो कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति से महिला क्या कहेगी, तो मैं कहूंगा साथियों क्या आपका सही जवाब होगा? मां कहेगा, यानी कि ये व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर मां के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अब आपके सामने यहां पर 3 शब्द दे रखे, एक दे रखा है साथियों पुरुष, एक दे रखा है साथियों यहां पर उद्यमी, और एक दे रखा है साथियों परोपकारी। आपको बताने कि इन तीनों के लिए कौन सा आरेख बन सकता है, मुझे बताइए। देखिए अब ये मान लीजिए क्या होगा, ये पुरुष हो गए। अब अगर बात करते हैं साथियों, मान लेते हैं कि कुछ पुरुष उद्यमी होते हैं, कुछ, ठीक है, और कुछ उद्यमी पुरुष भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि फीमेल भी तो उद्यमी कह सकते हैं ना। चलिए अब परोपकारी, कुछ पुरुष मान लीजिए साथियों परोपकारी हो गए, और कुछ उद्यमी भी क्या हो गए? परोपकारी हो गए। तो कुछ इस प्रकार का आरेख बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा साथियों? मैं कह सकता हूं जैसा आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में WORD को DLIW लिखा जाता है, NOUN को MLFM लिखा जाता है। तो VERB को साथियों क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए W से D हुआ है, तो W जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, जिसके A का जो विपरीत होता है ना वो Z होता है, उसी प्रकार B का क्या होता है? Y होता है, C का क्या होता है? X होता है, और D का क्या होता है साथियों? W होता है, ठीक है। तो यहां पर साथियों D का विपरीत आया है W, और O का विपरीत क्या होता है? L। देखिए अगर आप
लव वर्ड लिखेंगे तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, या ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, और वी का अपोजिट हो जाएगा ई, या ई का अपोजिट हो जाएगा वी। तो यहां पर साथियों ओ लिखा है ना, तो ओ का अपोजिट एल होता है। आ गया। अगर बात करते हैं साथियों शर्ट, मान लीजिए यहां पर हम शब्द लिख रहे हैं क्या, शर्ट, तो एस होता है, एस का विलोम एच हो जाएगा और आई का विलोम आर हो जाएगा, या आर का विलोम भी आई हो सकता है। तो यहाँ पर आई है, आई का विलोम क्या आया है, आर आया है, तो आई का विलोम आर मैंने आपको बताया, और डी का विलोम डब्ल्यू बताया। तो कुल मिला के साथियों जो लॉजिक है वो लॉजिक मेरी और आपकी समझ में आ चुका है। अपोजिट लेटर का खेल है यहाँ पर। सिर्फ देखिए एल ओ वी ई मैंने आपको बताया था ना, तो ये वी का अपोजिट ई हो जाएगा, यानी कि वी का अपोजिट यहाँ पर ई आ जाएगा, और ई कहाँ पर, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें ई, ठीक है, अच्छा ये तो ई आ गया, तो ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट वी है, तो यहां पर वी आ जाएगा। तो ई वी कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये क्या होगा, ये आपका सही जवाब है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों शर्ट, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इसलिए यहां पर आई आ जाएगा, और बी का अपोजिट मैंने आपको अभी बताया वाई होता है, तो यहां पर साथियों वाई आ जाएगा। तो ईवी आईवी ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि यदि प्लस का घटाना, क्या यदि प्लस का घटाना और भाग का योग कर दें, और साथियों यहां पर इज लेस देन का अगर बात करें, यहां पर तो गायब हो गया, एक चिन्ह साथियों यहां पर बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाग का योग क्या हो गया, प्लस हो गया, अब यहां पर ये वाला चिन्ह बनेगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाग। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि अगर प्लस आ जाए ना, तो प्लस का मतलब घटाना है, अगर भाग कहीं पर दिख जाए तो उसकी जगह पर साथियों योग यानी कि प्लस कर देना। अगर ऐसा चिन्ह कहीं पर दिख जाए तो उसका मतलब गुणा होता है, और ऐसा चिन्ह आपको कहीं पर दिख जाए तो उसका मतलब भाग होता है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अब अगर बात करें साथियों यहां पर क्या है, 79। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 79 की अगर बात करें, 79 आ गया, ठीक है। अब यहां पर भी एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है साथियों, यहां पर ये भाग का निशान है, ये मैंने भाग कर दिया, क्या कर दिया, भाग हो गया, ऊपर नीचे पॉइंट आ गए। तो भाग की जगह पर अगर बात करें प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ गया, 11 है तो 11 कर दिया, ठीक है। ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब गुणा होता है, गुणा हो गया, 18 हो गया। इस वाले चिन्ह का मतलब क्या होता है, भाग होता है, तो साथियों यहां पर भाग हो गया, और ब्रैकेट में आपका 6 आ गया, और इस वाले चिन्ह का साथियों मतलब भाग हो गया, 3 आ गया, प्लस का मतलब क्या है, -9 आ गया। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसकी जगह पर क्या है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसकी जगह पर 2 आ जाएगा। अब भाग 18 है, इसकी जगह पर क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 नीम 18 आ जाएगा। तो इसका पूरा का साथियों हम क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इस पूरी की जगह पर 9 आ जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। गुणा आपका 11 प्लस आपका 79 हो जाएगा। अब 79 प्लस आपका 11 99 हो जाएगा, इसमें से 9 घटेगा, यानी कि 79 प्लस कितना हो जाएगा, 99 में से 9 जाएगा, 90 बचेगा। तो इसको एक बार टोटल कर लीजिए, 9 आ गया, और ये आपका साथियों 16 हो जाएगा, यानी कि 169 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कक्षा में कुल छात्र 60 हैं, यानी कि एक पूरी क्लास में कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं। करें कि छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे से नीचे की ओर से 41वां, यानी कि साथियों एक पंक्ति है, हम मान सकते हैं इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं साथियों, टोटल 60 लोग हैं, और कहा जा रहा है कि बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वां है। मान लीजिए साथियों इसका नीचे से 41वां है, ठीक है, 41वां है, और इसका क्या नाम है, इसका बी नाम है। तो कह रहे हैं कि अगर ऊपर से चेक करेंगे तो ऊपर से बी का स्थान साथियों कितना होगा, ये आपको बताने। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए तो 2 संख्याएं होंगी इस सवाल में, दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना है साथियों, घटा देना है कि 60 में से 41 जाएगा, और 1 आपको जोड़ देना है। दोनों संख्याओं को आपस में घटाना है, और 1 आपको क्या कर देना है साथियों, जोड़ देना है। तो कितना बचेगा साथियों, 60 में से अगर 41 जाएगा और 1 जुड़ जाएगा तो साथियों यहाँ पर 20 बचेगा। तो मैं कहूंगा ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो इसका 20वां स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा, 20वां स्थान होगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा एक सवाल की अगर बात करें ना, ये वाला आपके सामने था, देखिए अभी मैं साथियों इसको बड़ा कर देता हूं, और ये अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसा सवाल भी आपसे यहां पर पूछा जाता है। तो इसकी अगर साथियों हम बात करते हैं, यहां पर अगर बात करें, देखिए एक सेकेंड, देखिए हाँ, इस सवाल को अगर बात करें साथियों, यहां पर क्या है, यहां पर आपको यह बताना है आखिर कि अगर ये दर्पण में दिखेगा तो ये कैसा दिखेगा, बताइए। देखिए बी की अगर बात करें, बी कैसा है तो बी कैसा दिखेगा, डी कैसा है तो डी कैसा दिखेगा, लेकिन जो सबसे अंत में होता है ना वो सबसे पहले दिखता है, यानी कि सी साथियों कुछ ऐसा दिखेगा,
के कुछ ऐसा दिखेगा और एस ऐसा दिखेगा और 9 साथियों ऐसा दिखेगा और डी आपका ऐसा दिखेगा और बी आपका ऐसा दिखेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऐसा ए में है? नहीं, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब इसकी अगर बात करें, इस सवाल में साथियों क्या है? के खाली जगह, टी खाली जगह, एस टी के एम, फिर खाली जगह आर एस टी और फिर खाली जगह एम टी आर एस है और फिर खाली जगह के एम खाली जगह आर एस टी है। आपको बताने के बीच में कौन कौन से लेटर आएंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या हम कर लेते हैं, हमें एक काम ये करना होगा कि इनके पेयर बना लेने होंगे। देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 हैं साथियों। तो कितने कितने के पेयर बन सकते हैं? ठीक है, 6 की भी बन सकते हैं। तो 6 की अगर बनाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अलग पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अलग हो गया और 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंत में साथियों आर एस टी आ रहा है, अंत में आर एस टी आ रहा है। तो यहां पर किसकी कमी है? आर की कमी है, लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर आर एस टी की कमी है तो यहां पर टी लिख दीजिए। अब आप शुरू में देख रहे हैं साथियों के एम आ रहा है, के एम हो गया, के एम हो गया, तो यहां पर एम की कमी है, ये आपका के एम हो गया। अब आप देख रहे हैं पूरा आपका एक पेयर तैयार हो गया, यानी कि के एम टी आर एस टी। तो के एम टी यहां पर टी आ जाएगा, आर एस टी लिखा हुआ है तो यहां पर के आ जाएगा, के एम टी आर एस टी और के एम टी आर एस टी। अब आपको करना यह है कि जो आपने साथियों यहां सर अपने पेन से लिखे ना वो यहां पर लिख लीजिए। तो आपने एम लिखा है, आपने आर लिखा है, आपने टी लिखा है, के लिखा है, टी लिखा है और फिर साथियों टी लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में साथियों? एम आर टी के डबल टी। तो मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में है और ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली को क्यू एक्स बी जे एस डी के रूप में लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि फिल्मी को क्या लिखा जाएगा, यानी कि एफ आई एल एम वाई को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों हम लॉजिक की बात करें, क्या लॉजिक की बात करें यहां पर साथियों, कैसे क्या हो पाएगा, फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। देखिए अच्छा, यहां पर अगर बात करें, जो यहां पर वर्ड लिखे ना तकरीबन वही वर्ड यहां पर लिखे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि F का कोड Q है तो इसका भी कोड Q हो जाएगा। I का कोड, यहां पर I का कोड साथियों J है तो J हो जाएगा। क्या ऑप्शन में एक बार देखिए क्या कहीं पर QJ लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और फुल चेक कर लीजिए। अब साथियों L का कोड क्या है? L का कोड यहां पर S हो जाएगा तो S आ गया। M का कोड साथियों क्या हो जाएगा? M का कोड आपका B हो जाएगा तो B आ गया। और एक तरीके से साथियों Y का कोड क्या हो जाएगा? Y का कोड आपका D हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों मैच कर रहा है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इंग्लिश के साथियों आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए। कह रहे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे यहां पर कहा जा रहा है। कह रहे कि ए प्लेस वेयर एंटीक्यूज आर केप्ट, यानी कि एंटीक्यूज को जहां पर केप्ट किया जाता है साथियों उनको उसको क्या कहा जाता है, ये आपको साथियों बताना है। बताइए। चलिए एंटीक्यू की अगर बात करें, जो साथियों प्राचीन चीजें नहीं होती, पुरानी चीजें होती हैं, तो कहां पर रखी जाती हैं चीजें साथियों? म्यूजियम में रखी जाती हैं सारी चीजें। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर अगर है म्यूजियम तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि म्यूजियम का मतलब क्या होता है साथियों? संग्रहालय इसका मतलब होता है। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब संग्रहालय होता है। अब उसके बाद देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन में से किस वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए पैलेस लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और पैलेस का मतलब क्या होता है? महल होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके अलावा पेडल की अगर बात करें, पेडल मतलब क्या होता है साथियों? देखिए पेडल का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी को तंग करना। क्या? किसी को तंग करना ही पेडल करना कहलाया जाता है। और पैकेट की अगर बात करते, देखिए ये तो पैकेट लिखा हुआ, पैकेट नहीं होता है साथियों, क्या होता है? PA आना चाहिए, PACKET पैकेट। और पैकेट का मतलब क्या होता है? कहते नहीं भाई कैसा पैकेट है, ठीक है, कितने का पैकेट है, कहते हैं पैकेट, तो ये उसका मतलब वो हो जाएगा। चलिए पेंट की अगर बात करें, पेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत थी? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत थी। सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम क्या होगा। विली का साथियों सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से विली का मतलब क्या होता है और इसका सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा बताइए। देखिए
इसको हम लोग चतुर भी कह सकते हैं कि भाई बहुत चालाक है, क्या बहुत चालाक है, तो इसको कहा जाता है। अगर बात करें फ्रैंक, फ्रेंडली, क्राफ्टी या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं, फ्रैंक नहीं होगा, क्राफ्टी को एक तरीके से कहीं ना कहीं क्राफ्टी या विली का सिनोनिम हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्राफ्टी का मतलब भी चालाकी होता है। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए कि अब आपको बताना है साथियों फुल स्टीम अहेड का मीनिंग क्या होता है। ये एक इडियम है, इसका मतलब साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, फुल स्टीम अहेड का मतलब होता है बहुत एक तरीके से साथियों दृढ़ता से, क्या अगर बात करें दृढ़ता से आगे बढ़ना, क्या दृढ़ता से आगे बढ़ना, एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, तो फुल स्टीम अहेड कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग नहीं, मेक ए ट्रेन जर्नी नहीं, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों मूव ऑनवर्ड यानी कि आगे बढ़ना डिटर्मिनेशन के साथ यानी कि दृढ़ता के साथ। तो आपका अगर आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म है, पर्सन हु इज नॉट एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, यानी कि किसी क्षेत्र में अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा। आपसे देखिए अगर किसी भी को मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसको अनुभवहीन कहा जाएगा। अगर किसी चीज में वो एक्सपर्ट है यानी कि उसको अनुभव कहा जाएगा, लेकिन अगर किसी चीज में वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसको अनुभवहीन कहा जाएगा। और अनुभवहीन की इंग्लिश क्या होती है, मैं कहूंगा साथियों एमेचर होती है। इसलिए कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी। देखिए ये लिखा हुआ है मेटालिक, तो मेटालिक की अगर बात करें तो METALLIC आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, LLIC आना चाहिए। तो ये स्पेलिंग गलत है, ये करेक्ट नहीं है। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, वाइग्रसली लिखा हुआ है, और वाइग्रसली की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है साथियों, उत्साह होता है, यानी कि उत्साह से भरा हुआ कोई अगर व्यक्ति है, उत्साह से भरा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कहा जाएगा वाइग्रसली। उसके अलावा साथियों लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात करें यहां पर डबल एल आएगा, क्या आएगा साथियों, डबल एल आएगा। बाकी ये भी सही हो जाते हैं लेकिन अभी गलत है। कैरिंग की अगर बात करें इसकी सही स्पेलिंग होती है साथियों CARR, क्या साथियों CARRYNG, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इसकी भी स्पेलिंग गलत है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, ऑप्शन नंबर बी वाले की है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सवाल यहां से स्टार्ट हुआ है साथियों, यहां पर खत्म हुआ है। 4 सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, इसमें से गलत सेगमेंट आपको बताना है साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए पीटर सेड देन ही वॉज फीलिंग अनवेल, पीटर कह रहा है कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो मैं कहूंगा देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा पीटर सेड दैट, क्या पढ़ा होगा, पीटर सेड दैट, मतलब अगर सेड आता है ना तो उसके बाद मोस्टली दैट का इस्तेमाल होता है और दैट का मतलब होता है के। यहां पर क्या कि पीटर कह रहा है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, तो यहां पर देन की जगह पर क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। यानी कि दिक्कत कहां पर है, दिक्कत देन में है, क्योंकि देन नहीं आना चाहिए साथियों, दैट आना चाहिए था। तो कुल मिला कि अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर आपको एक वर्ड दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इसका सर्टेनली का एंटोनिम्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि सर्टेनली का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है साथियों निश्चित, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों निश्चित। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर अगर बात करें अनरीजनेबल, ये इसका एंटोनिम होगा, नहीं मैं कहूंगा, ठीक है। या प्रोलॉन्ग इसका एंटोनिम होगा, नहीं साथियों। डाउट हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डाउट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, संदेह होता है। क्या होता है साथियों, संदेह होता है। यानी कि निश्चित का एंटोनिम क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, यानी कि सर्टेनली का एंटोनिम साथियों डाउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने कि एस्यूज का एंटोनिम आपको बताना है। क्या साथियों एस्यूज का एंटोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर एस्यूज का मतलब क्या होता है। एस्यूज का मतलब होता है साथियों शांत करना। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों शांत करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, अगर बात करें सूथ, तो सूथ नहीं होगा, क्योंकि सूथ का मतलब भी कहीं ना कहीं होता है शांत करना, ठीक है ना। चलिए डिक्रीज की अगर बात करते हैं साथियों, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, एक होता है इंक्रीज, एक होता है साथियों डिक्रीज, यानी कि कम करना,
ठीक है। उसके अलावा रिलीफ की अगर बात करते हैं तो रिलीफ का मतलब होता है साथियों राहत देना। क्या? राहत देना। अगर अच्छा हम प्रोवोक की अगर बात करें तो प्रोवोक की अगर बात करें साथियों, प्रोवोक का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। क्या? किसी को भड़काना। तो मैं कहूंगा कि शांत करने का विलोम क्या हो जाएगा? भड़काना हो जाएगा, यानी कि एस्यूज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवोक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अगर बात करते हैं इनर्मस की, तो इनर्मस का सिनोनिम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, क्या हो सकता है? आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या है। देखिए इनर्मस की अगर बात करें, इनर्मस का मतलब होता है साथियों बहुत बड़ा, यानी कि विशाल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत बड़ा यानी कि विशाल। तो इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है ना, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है, लिमिटेड का मतलब भाई कि ये तो लिमिटेड है यानी कि ये सीमित है, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है साथियों? महंगा होता है। अगर मैसिव की अगर बात करते हैं, मैसिव का मतलब भी होता है विशाल। मैसिव का मतलब क्या होता है? मैसिव का मतलब होता है विशाल। तो मैं कहूंगा इनर्मस का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? मैसिव हो जाएगा, और मैसिव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए द चाइल्ड, अब यहां पर आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? कलेक्टेड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, या डिमांडेड आएगा, या एडमिटेड आएगा? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें द चाइल्ड क्या कर रहे हैं कि दैट ही हैड ब्रोकन द वेस, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों एडमिटेड आपका आ जाना चाहिए। कौन सा वर्ड आ जाना चाहिए? जो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, एडमिटेड, तो ये वाला वर्ड यहां पर आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको सिनोनिम बताना है, किस वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है? वियरी का आपसे यहां पर सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो वियरी का सिनोनिम क्या हो सकता है? बताइए। वियरी का मतलब क्या होता है साथियों? थका हुआ। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और इसके सिनोनिम की अगर बात करें, क्या अपसेट हो सकता है, टायर्ड हो सकता है? बिल्कुल साथियों, टायर्ड का मतलब भी थका हुआ होता है और वियरी का मतलब भी थका हुआ होता है, यानी कि वियरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टायर्ड हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मूव फास्टर। मूव फास्टर आपको बताने, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि मूव फास्टर को आपको एक वर्ड में अगर मैं आपसे कहूं तो आप साथियों किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। क्या एक्सहिलरेट का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका मतलब तो साथियों होता है खुश करना। क्या? खुश करना इसका मतलब होता है। अच्छा, मूव फास्टर का मतलब क्या होता है? अपनी स्पीड को बढ़ाना, यानी कि अपनी गति को बढ़ाना ही एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है? मूव फास्टर कहा जाता है। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है? देखिए बाइक में आप देखते हैं जो आपका राइट हैंड वाला हैंडल होता है ना, जिसको आप पकड़ते हैं साथियों, वो जब आप खींचते हो तो गाड़ी आगे बढ़ते, यानी कि उसको एक्सीलरेटर कहा जाता है, यानी कि गति को बढ़ाने वाला। एक्सीलरेट मतलब होता है गति एक तरीके से। तो मैं कहूंगा गति बढ़ाना, यानी कि मूव फास्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सीलरेट हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि फ्ली मार्केट का मतलब आपको बताने क्या हो सकता है? बताइए। देखिए फ्ली मार्केट का मतलब होता है साथियों कबाड़ी बाजार। क्या इसका मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कबाड़ी बाजार। तो इसका मतलब तो कबाड़ी बाजार हो जाएगा, लेकिन अब अगर बात करें कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लेस वेयर एंटीक्यू एंड सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, यानी कि सेकंड हैंड चीजें वहां पर बेची जाती हैं। या अच्छा यहां पर तो वेजिटेबल फ्रूट्स आ गया, नहीं होगा। स्टोलन गुड्स सोल्ड, ठीक है, भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा एक ऐसी जगह जहां पर साथियों एंटीक्यूट्स और सेकंड हैंड गुड्स को सोल्ड किया जाता है, वही कबाड़ी बाजार कहलाया जाता है, यानी कि उसी मार्केट को फ्ली मार्केट कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पर गलत लग रही है साथियों, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब होगा। देखिए एक तो लिखा है प्रोलॉन्ग, एक तरीके से प्रोलॉन्ग की अगर बात करते हैं ना तो इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर साथियों मेटलरी की अगर बात करते हैं, मेटलर्जी की अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है धातु से इसका, जैसे मेटल मतलब धातु होता है ना, और इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? धातु विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। एडोलेसेंस की अगर बात करें तो एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था साथियों? किशोर अवस्था एडोलेसेंस कहते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ऑब्जर्वेटरी की अगर बात करें, किसकी बात करें? ऑब्जर्वेट। देखिए इसकी स्पेलिंग सही है, इसकी सही है, इसकी सही, लेकिन इसकी मुझे सही नहीं लग रही है। क्यों नहीं सही लग रही है? क्योंकि साथियों OBSER, ठीक है ना, OBSER, और उसके अलावा साथियों OBSER VAT, क्या साथियों? VATORI होना चाहिए। यहां पर साथियों O भी आना चाहिए, TORY होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये वाली स्पेलिंग गलत है। गलत है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कस्टमर्स
आस्क मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर आस्क कर रहे हैं या ग्रांट कर रहे हैं या अलाउ या क्लेम कर रहे हैं पैसों के लिए, किसके लिए, जो डैमेज प्रोडक्ट उनको मिला है उसके लिए वो पैसों का क्लेम कर रहे हैं। भाई क्लेम ही तो किया जाता है, क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। या अगर आपने कोई चीज ली है और आपको वो सही नहीं लग रही या डैमेज है तो आप उसके लिए साथियों क्लेम कर सकते हो। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ए पार्टनर इन क्राइम, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो आपके क्राइम में शामिल हो, उसको साथियों क्या कहा जाएगा, मुझे बताइए उसको क्या कहा जाएगा। ये ईडियम है, इस ईडियम का मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए एक तरीके से जो क्राइम में शामिल हो उसको तो सह अपराधी कहा जाता है, जो अपराध में शामिल हो उसको क्या कहा जाएगा, सह अपराधी कहा जाएगा। ये बात तो आपको मालूम है। तो अब मुझे बता दीजिए, देखिए उसको फॉलोवर तो कहेंगे नहीं, उसको ओपोनेंट भी नहीं कहेंगे, उसको कंपेनियन भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साथियों एकम्प्लाइज। क्या कहेंगे, एकम्प्लाइज कहेंगे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है, किस वर्ड का साथियों, स्टेबल वर्ड का आपको बताना है, बताइए। चलिए अब यहां पर अगर बात करें स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। क्या इसका मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है स्थिर। तो स्टेबल का यानी कि स्थिर का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो इसका साथी देखिए फिक्स तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो इसका सिनोनिम है। स्टेडी की अगर बात करते हैं स्टेडी भी नहीं हो सकता, लेकिन शेकी की अगर बात करें शेकी साथियों जरूर इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि स्टेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों, शेकी हो जाएगा, क्योंकि शेकी का मतलब कहीं ना कहीं अस्थिर होता है। क्या होता है साथियों, अस्थिर होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अभी आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस भी आएंगे। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैं आपको साथियों वही चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिले, ठीक है ना। चलिए तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अब आपको बताने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या साथियों, जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये समझ लीजिए, अगर आपके पास अभी शिफ्ट नहीं है, आपकी कुछ दिन है, ठीक है, या जब भी आपका जितने घंटे के बाद भी आपका एग्जाम है, कल है, परसों है, उसके बाद है, तो मैं कहूंगा साथियों कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, क्या जो भी मैं आपको साथियों पढ़ाऊं उसको मन से साथियों पढ़कर आप चले जाना, बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टडी करके चले जाना साथियों। आपको बहुत फायदा अपने एग्जाम हॉल में, अपनी शिफ्ट में साथियों यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि कौन सा ऑप्शन आपको साथियों गलत लग रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए इसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। अगर आर्चरी की बात करें तो ए की जगह पर ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, ई होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों तीरंदाजी। इसका मतलब क्या होता है, तीरंदाजी। इसका मतलब होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो यहां पर आपको अगर बात करें अंडरलाइन है रिप्लाइंग दिस लेटर, इसकी जगह पर कौन सा यहां पर वर्ड आ जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर होना चाहिए, रिप्लाइंग दिस लेटर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, रिप्लाई टू दिस लेटर आ जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको साथियों बताना है कि इस खाली जगह में साथियों कौन सा वर्ड आएगा। कैसे खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, शी इज सो लविंग ऑफ प्लांट्स दैट शी कैन स्पेंड हर इंटायर डे इन गार्डन, या फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, या अटैच्ड ऑफ प्लांट, या साथियों इंटरेस्टेड ऑफ प्लांट्स, मुझे बताइए। देखिए शी इज सो फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, क्या शी इज सो फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट शी कैन स्पेंड हर इंटायर डे इन द गार्डन, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। मैं कहूंगा वो बहुत ज्यादा प्लांट्स का शौकीन है कि शी कैन स्पेंड, वो अपना स्पेंड करता है पूरा दिन गार्डन में ही, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपको बताना है सिनोनिम बताना है साथियों रैम्बलिंग का। तो रैम्बलिंग का भाई सिनोनिम क्या हो सकता है, सबसे पहले रैम्बलिंग की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है साथियों, जो इंसान घूमता वगैरह नहीं है साथियों, भ्रमणशील उसको कहा जाता है, ठीक है, उसको रैम्बलिंग कहा जाता है। जो इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे करके कराता, मतलब एक जगह पे रुकता नहीं है, कभी इधर है तो कभी उधर चला गया, ठीक है, उसको रैम्बलिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। लॉन्ग वाइंडेड, या एलोबरेट, या बोरिंग, या साथियों आर्टिकुलेट। मैं कहूंगा लॉन्ग वाइंडेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका भी रैम्बलिंग का सिनोनिम लॉन्ग वाइंडेड हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए ए पॉइंट का आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा। क्या ए पॉइंट की अगर बात करें साथियों, ए पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, किसी को अपॉइंट करना, यानी कि किसी को नियुक्त करना। क्या करना,
किसी को नियुक्त करना, लेकिन इसका एंटोनिम साथियों क्या हो जाएगा, ये आपसे कहा जा रहा है किसी को सेलेक्ट करना, किसी को चूज करना, किसी को असाइन करना, नहीं साथियों किसी को डिसमिस करना। यानी कि अपॉइंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस हो जाएगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, ओइंग फॉर हिज इलनेस ही कुड नॉट अचीव हिज गोल्स, यानी कि वो अपने गोल्स जो ना वो अचीव नहीं कर पा रहा है। ओइंग फॉर के बाद साथियों एक सेगमेंट आ गया, यानी कि एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, और एक आपका किधर गया साथियों, उसके बाद इलनेस के बाद साथियों एक ये सेगमेंट हो गया और एक आपका ये हो गया। आपको बताने की दिक्कत कहां पर, देखिए ये ओइंग फॉर हिज इलनेस, ठीक है, ही कुड नॉट अचीव, यानी कि अपनी बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ओइंग फॉर नहीं आना चाहिए साथियों, यहाँ पर आना चाहिए ओइंग टू, ठीक है। तो ओइंग फॉर आपका क्या हो जाएगा, ये दिक्कत वाला हो जाएगा, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहाँ पर भी वही चीज है क्या कि डिस्पाइट ऑफ बेइंग, ये एक सेगमेंट आपको दिख रहा है, ए स्मॉल गर्ल एक ये सेगमेंट आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ आप देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए स्मॉल गर्ल शी फॉट द बल ब्रेवली, तो यहां पर आपको बताने की दिक्कत साथियों कहां पर है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग की जगह पर साथियों डिस्पाइट बीइंग आना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ यहां पर नहीं आना चाहिए, यानी कि दिक्कत कहां पर है साथियों, दिक्कत यहां पर है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट दैट, यानी कि यहां पर अगर बात करें ब्राइटन विद लाइट का आपको वन वर्ड में आंसर देना है, तो ब्राइटन विद लाइट का मतलब क्या होता है साथियों, एक तरीके से कहीं ना कहीं उजाला होना, ठीक है, या एक तरीके से मतलब सब कुछ ब्राइट हो गया लाइट से, लाइट के साथ साथ, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको साथियों इलस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलस्ट्रेट कहा जाता है, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अब साथियों यहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं, मैथ के क्वेश्चन आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर के आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्या, यानी कि सम संख्याएं हैं, क्रम से लगी हुई हैं, और 6 संख्याएं हैं क्रमागत आरोही संख्याएं हैं। कह रही कि इनका जो औसत आता है वो 107 आता है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या हो, निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लीजिए अगर पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x+2 होगी, अरे भाई पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी 4 होगी ना, यानी कि इसमें 2 प्लस करोगे, तो मान लीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, और उसके बाद साथ x+8 हो जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें x+ आपकी 10 हो जाएगी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इनका औसत आपको जो दे रखा है वो 107 दे रखा है, तो मैं कहूंगा इन सभी, ये कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 6 की गुणा 107 में कर दो, तो जब 6 की गुणा 107 में करोगे तो 6 × 36 6 7 42 और 6 कम 6, यानी कि योगफल क्या आ जाएगा, योगफल आपका आ जाएगा 642, ठीक है ना। चलिए अब इतनी बात साथियों यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी बात अगर साथियों क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, 107 की 6 से गुणा कराई, 6 × 36 6 7 42 6 कम 6। तो अब अगर बात करें, अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6x हैं, कितने x हैं, 6x हैं, प्लस 10 8 18, 18 6 24, 24 28, 28 29 30, यानी कि 30 हो गया, यानी कि 6x + 30 बराबर 642। तो मैं कहूंगा 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर 642 में से ये 30 इधर आ जाएगा साथियों, किधर, 642 - 30 हो जाएगा। अब 6x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 1 आ गया, 6, यानी कि 612 हो गया। तो मैं कहूंगा x बराबर क्या हो गया साथियों, 612/6 हो गया, यानी कि 6 कम 6 0 लग गया, 6 दूना 12 हो गया। तो x बराबर साथियों कितना आ गया, 102 आ गया। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि इसका इसका इसका। देखिए x बराबर अगर 102 है तो x + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर x बराबर 102 है तो x + 8 कितना हो जाएगा साथियों, 110 हो जाएगा, बिल्कुल। और x + 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो इनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसको 3 से भाग कराना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह चाहिए होगी, तो थोड़ी सी हम क्या ले लेते साथियों, जगह ले लेते। इनको अगर आप टोटल करोगे 8 0 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0 लग गया, 1 हासिल का लग गया, 2 3 और यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 आ गया और इसकी 3 से भाग कर दीजिए,
3 एकम 3, 3 एकम 3 0 आ गया, यानी कि 110 आपका क्या आ गया, अंतिम 3 संख्याओं का औसत आ गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो क्रमिक छूट दी गई हैं। तो अगर इनको एकल छूट हम माने, यानी कि ये दो छूट ना देकर एक छूट अगर दी जाए तो ये कैसे क्या होगी, कितनी क्या होगी। देखिए इसका एक सूत्र होता है साथियों, वो मैं बता देता हूं। पहली प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, जैसे कि दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दिया, माइनस करा दीजिए और 40% बटे गुणा 30% बटे 100 आ जाएगा। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। अब यहां पर साथियों 58 ही तो बचेगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए अब बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो पहले आपने ये करा और सूत्र होता है साथियों x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, यानी कि x पहला प्रतिशत वाई दूसरा प्रतिशत, बस। तो साथियों एक अगर समतुल्य एकल छूट की बात करें तो 58% जो है ना, ये क्या होगा साथियों, ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 228, 282, 288 को पूरी तरीके से विभाजित करती है। क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगी जो 228, 282, 288 को पूरी तरीके से विभाजित करती है, या वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी या 3 होगी या 4 होगी। तो अगर हम बात करें साथियों, मान लीजिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो 8 है जो 228 को, 282 को, 288 को पूरी तरीके से विभाजित कर। मान लीजिए 8 से अगर हम इसको भाग करें, 8 दूना 16 हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा साथियों आपका 68। तो 8 के पहाड़े में 68 तो आता ही नहीं है, 2 64 आता है। तो मैं कहूंगा ये आंसर नहीं हो सकता। अब इससे छोटी 6 है, मान लीजिए क्या, मान लीजिए अगर साथियों यहां पर हम कहें कि 6 आंसर है, यानी कि 6 से क्या ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। देख लीजिए 6 दूना 12, 6 3 18, 6 3 18 आ गया और 4 आ गया, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48, बिल्कुल पूरा कट गया। और 6 चौक आपका 24 और 6 5 35, 6 छंग 36, 6 7 42, ये भी कट गया पूरा। और ये क्या कटेगा, 6 चौक 24, बिल्कुल साथियों 6 5 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48 पूरा कट गया। तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर 6 हो जाएगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 228, 282 और 288 को पूरी विभाजित करते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। क्योंकि साथियों अगर मान लीजिए सपोज दैट 3 कट करेगी तो 300 छोटी संख्या हो जाएगी। 4 अगर मान लीजिए तीनों को कट कर दे तो 4 तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे नहीं मतलब इससे तो छोटी हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि 108, 198 का HCF क्या होगा मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों 108 और 198 का HCF निकाल लेते हैं, महत्तम समावर्तक। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 नीम 18 साथियों, 2 नीम 18 आ जाएगा। 3 से कट करें तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24 आ गया और 3 3 9, 3 3 9 आ गया। यहाँ पर 3 से कट करें, 3 छंग 18 आ गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया। तो बस क्योंकि अब अगला अगर कट करेंगे ना तो हमें अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा, यानी कि 2 3 6, 6 3 18, तो 18 आपका क्या हो जाएगा साथियों, HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि रवि के वेतन में भी 5,000 बढ़ा दी जाए और सुमित के वेतन में भी 5,000 रुपए बढ़ा दी जाए, तो दोनों का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा। देखिए बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको बता देता हूं साथियों, रवि और सुमित का अनुपात कितना है। मान लीजिए साथियों कितना है, 2x है और कितना है साथियों 3x है। अरे भाई 2x है रवि का वेतन और 3x है सुमित का वेतन। तो इसमें 5-5 हजार बढ़ा दिए गए, तो 5-5 हजार हमने इसमें बढ़ा दिए 5-5 हजार रुपए, ठीक है ना। जब 5,000 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं तो इनका अनुपात हो जाता है 5:7, तो 5:7 ये अनुपात हो गया। तो साथियों कुछ नहीं करना है, पूछा जा रहा है कि सुमित का वेतन कितना है। सुमित का वेतन 3x है, तो 3x की वैल्यू आपको निकालना है। यहां से कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर x की गुणा 3 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि सुमित का वेतन हमें मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए साथियों कैसे इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 7 की 2x से कराएंगे तो साथियों 14x आ जाएगा और 7 की 5,000 से कराएंगे तो 35,000 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 5 की 3 से कराएंगे तो साथियों 5 3 15 हो जाएगा और यहां पर साथियों 25,000 आ जाएगा, ठीक है ना। 5,000 25,000 हो गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए बराबर करके ये 15x है, क्या है
ये क्या है 15x है, ये बराबर के उधर है 14x ना, तो इधर आएगा ये साथियों क्या हो जाएगा आपका माइनस का 14x हो जाएगा। अब अगर बात करें ये 35,000 है, क्या है ये साथियों 35,000 है। अब ये बराबर के उधर 25,000 ना, इधर को आएगा साथियों तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए x 15x में से 14x जाएगा, x बचेगा, तो x बराबर कितना बचेगा 35,000 में से 25 हो जाएगा साथियों 10,000 बचेगा। तो 10,000 बचेगा ना, तो क्या होगा ये x का मान हमें मालूम पड़ गया है। तो अब 3x यानी कि सुमित का वेतन 3x है। 3x निकालने के लिए हम साथियों क्या करेंगे 3 गुणा 10,000। 3 गुणा 10,000 का मतलब क्या होगा साथियों 30,000 ही तो होगा। तो 30,000 क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा यहां पर एक बात कही गई है, देखिए कह रहे कि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। वृद्धि के बाद वेतन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिए। तो वृद्धि के बाद अगर वेतन पूछा जाए, वैसे तो ठीक है अगर बिना वृद्धि के करा जाए तो 30,000 निकल रहा था, लेकिन 5,000 वृद्धि की गई तो साथियों कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। 35,000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है 18 भाग और उसके बाद 92 भाग 2 ऑफ 8 प्लस 31/4 इतना आपको समझ। अच्छा ये 31/4 नहीं, ये 3 सही, क्या साथियों ये 3 सही 1/4 है। तो 3 सही 1/4 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 चौक 12, 12 एक ठीक है 3 चौक 12, 12 एक 13/4 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए अब यहां पर ऑफ लगा है ना, तो सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा। क्या भाग से भी पहले ऑफ सॉल्व होगा, बिल्कुल भाग से पहले भी ऑफ सॉल्व होगा। और इसका मतलब होता है गुणा, यानी कि 8 दूना 16, तो साथियों 16 ये आ गया, और भाग कितना आ गया ये आपका 92 आ गया, इसको भूल जाइए भी थोड़ी देर के लिए। और यहां पर साथियों प्लस आ गया, यहां पर 13/4 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अब इसको अगर साथियों कट करें तो या एक काम करिए 92/16 कर लीजिए, और प्लस आपका 13 कितना 4 हो जाएगा। एक काम करिए साथियों यहां पर 16 है ना, तो इसको भी 16 बना लो। कैसे 16 बनाओगे, 4 से इसकी गुणा कराना पड़ेगी, तो फिर 4 से इसकी भी गुणा कराना पड़ेगी, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बात आपकी वही पड़ेगी। तो यहां पर देखिए अब क्या आ गया, अब आपका यहां पर 16 आ गया, तो 16 यहां पर भी है, यहां पर भी, तो एक बार 16 आ जाता है। और 92 प्लस क्या 92 प्लस 13 चौक कितने हो जाएंगे साथियों 13 पंजे 65, 13 चौक कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 52 आ गए। इन दोनों को आप साथियों जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, और आपका 9 4 कितना हो जाएगा साथियों 14, यानी कि 16 ये आपका आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर इसको कट करें 4 चौक आपका 16 हो गया, 4 चौक आपका 16 हो गया। ये एक काम करिए 16 एकम 16, 16 नीम होते हैं 144। तो मैं कहूंगा अब ये 18 भाग है, यानी कि 18 भाग 9, तो मैं कहूंगा 18/9, यानी कि मैं कहूंगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 2 आ गया ना। तो 2 आपका, इसको पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा 2 आएगा। तो जिनका भी आंसर 2 पहले से आ गया था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि ए बी का 15% है, तो ए बी का 15% साथियों हम कर लेते। ए जो है ना ये बी का, अब मैं आपको देखिए यहां पर एक बार बता रहा हूं, ए जो है ना ये बी का मतलब गुणा 15%, यानी कि 15/100। तो इसको पता हम कैसे लिख सकते हैं a/b, क्योंकि ये b इसके नीचे आ जाएगा और बराबर 15/100 आ जाएगा। तो क्या आ गया साथियों 15/100 हो गया, यानी कि a अगर 15 है तो b 100 है। अब हम करेंगे पता क्या साथियों, इसका एक तरीके से इसका वो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। इसको अगर कट करें 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 20 आ गया, यानी कि ए बी कितना आ गया साथियों 3/20 आ गया। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही बी और सी निकाल लीजिए, b/c बराबर क्या हो जाएगा 12/100 हो जाएगा ना। तो इसको अगर कट करें साथियों 6 और यहाँ पर 50 आ गया, फिर कट करें तो 3 और 25 आ गया। तो एक काम करो साथियों पूरे को कैलकुलेट करके 3/25 लिख लो। क्या 3/25 आपने लिख लिया। अब आपको ए अनुपात बी पता चल गया 3/20, बी अनुपात सी पता चल गया 3/25। अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, क्योंकि हो सकता हो आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये ए बी है ना 3 और 20 है, और ये बी सी है ना, इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है, और उल्टा एन बना दो। अब इसकी गुणा करा दो, यानी कि 3 तिया 9 जो होगा वो ए निकलेगा, और 3 की गुणा 20 से कराओगे 60 आएगा, ये बी निकलेगा।
और 20 की 25 से कराओगे तो 25 दुना कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये आपका 500 निकलेगा। तो ये सी, यानी कि अगर ए 9 है तो बी 60 है तो सी 500 है। अब यहां पर अगर बात करें, एक बात कही गई थी कि सी 500 नहीं सी 1200 है, तो मैं कहूंगा सी 500 नहीं सी 1200 है। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या, अब देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 9x 60x 500x, यानी कि 500x की जो वैल्यू दी जा रही है साथियों वो 1200 दी जा रही है। तो x की वैल्यू पता क्या आ जाएगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया। अब 2 बचे, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा और 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2.4 आ गया। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि a प्लस b का मान बताइए। अरे भाई ये है 9xa और ये है 60x, तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 9, आपको पता है कि x बराबर 2.4 है और आपको ये भी पता है कि 9x, तो 9 की गुणा किससे कराना है 2.4 से कराना है, और प्लस करके 60 की गुणा किससे कराना है 2.4 से कराना। इनको जोड़ दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है साथियों। तो अगर साथियों 2.4 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 21.6 आ जाएगा। अगर साथियों उसी प्रकार हम 60 की गुणा 2.4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इनको जोड़ दीजिए सारे को, तो कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 0.6 आपका ये आ गया, 1 और 4 आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 और 4 आपका 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि 165 जो निकलेगा वो a प्लस बी निकलेगा। 165.6 कहां पर है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों। अब बहुत कुछ ज्यादा सवाल नहीं है, बस 1-2 सवाल ही आपके लिए यहां पर बाकी है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, लिखा हुआ है कि एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34% सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, मान लेता हूं x सेब है, जिसमें से 15% अगर खराब निकल जाते हैं तो मैं कहूंगा 85% उसके पास सेब बचते हैं। उसके बाद कहने के शेष बढ़िया सेबों में से 90% बेच देता है। तो जब 90% बेच देता है तो अब साथियों 10% सेब बचते हैं। तो उसके बाद उसके पास 34 सेब बढ़िया सेब बचते हैं। यानी कि जब इतना इतना कर दिया जाता है तो अब उसके पास 34 सेब बचते हैं। तो कहने के उसके पास आरंभ में कितने सेब थे, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। हमने x को क्या माना था, दुकानदार के पास कुछ सेब, हमने सेब इसको माना था, तो x का मान निकाल लीजिए। इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ पर 20 आ गया। अब x बराबर आ गया आपका साथियों 34 गुणा 20 और साथियों क्या आ जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 17 आ जाएगा। 17 कम 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा 200, 200 के गुणा साथियों 2 से कराओगे तो 400 आ जाएगा। यानी कि x का मान आपका क्या निकलेगा 400 निकलेगा और 400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए 45 रुपए की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 5300 हो जाती है। देखिए अब यहां पर धनराशि दे रखी है, यानी कि p का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4500। यहां पर आपको वर्ष दे रखा है, यानी कि t दे रखा है साथियों 3 वर्ष दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और आपको साथियों यहां पर मिश्रधन यानी कि a का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों 5310 दे रखा है। आपसे ब्याज दर पूछी जा रही है, यानी कि r का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर, ठीक है, r बराबर SI इंटू 100 बटे P गुणा T। आपके पास T भी है, P भी है, आपके पास 100 की जगह 100 लिख देंगे। साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, मिश्रधन में से 4500 को, यानी कि मूलधन को घटाया जाता है, मिश्रधन आ जाता है। तो 5310 में से 4500 को घटाओगे तो साथियों 810 आ जाएगा, गुणा 100 आ गया। P कितना है साथियों 4500 हो गया और आपका T कितना है 3 वर्ष है। ये आपका क्या है, ये आपकी दर है, यानी कि R है। तो मैं कहूंगा इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 270 बटे 45 आ गया। 3 से कट करे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आ गया, 3 निम 27, 15 एकम 15, 15 छंग आपका 90 हो जाएगा। यानी कि R बराबर जो निकलेगी वो 6% निकलेगी। 6% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।